नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विचार में स्वागत है। आज हम लोग 6 मई 2026 के करंट अफेयर्स को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और विज्ञान एवं तकनीक के इर्द गिर्द घूमने वाली है। काफी सारे अहम विषय हैं आज। हाँ, तो चलिए स्लाइड 4 और 6 से शुरू करते हैं। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन। वंदे मातरम का अपमान अब दंडनीय, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। आनंद मठ 1882, सन्यासी विद्रोह, अनुच्छेद 51A। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। ये एक तरह से अपनी पारिवारिक धरोहर को सुरक्षित करने जैसा है। मेरा सवाल ये है कि 1971 के कानून में ये जो संशोधन हुआ है, ये अब क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इससे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास की ओर देखना होगा। स्लाइड में जो सन्यासी विद्रोह का जिक्र है ना, 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था। जी हाँ। तो उस समय वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा युद्ध घोष बन गया था। एक बैटल क्राई की तरह। बिल्कुल, ये लोगों की रगों में ऊर्जा भर देता था। इतने सालों तक इसे एक सर्वोच्च सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता रहा। लेकिन कानूनी रूप से ये जनगण मन या तिरंगे के समकक्ष संरक्षित नहीं था। अब इस संशोधन के जरिए इसे सीधे आधुनिक संवैधानिक कर्तव्यों यानी अनुच्छेद 51A से जोड़ दिया गया है, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। सही कहा। ये दर्शाता है कि इस ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान अब केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कर्तव्य है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 5 और 7। विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक द्वीप में 60 बाई 40 मीटर का ध्वज। गिनीज बुक रिकॉर्ड। उपराज्यपाल DK जोशी, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड। ये तो काफी दिलचस्प खबर है। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने की कवायद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम स्लाइड की अंतिम लाइन पर जोर दें तो ये भारत की तटीय सुरक्षा और द्वीप क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। अच्छा, मतलब पानी के नीचे 60 बाई 40 मीटर का झंडा फहराना कोई आसान काम नहीं है। पानी का भारी दबाव और समुद्री धाराएं भी तो होती हैं वहाँ। हाँ ना, इसके लिए बेहद उन्नत डाइविंग तकनीक और रसद की आवश्यकता होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक चोक पॉइंट पर स्थित है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है। बिल्कुल। तो जब नौसेना ऐसा जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक करती है, तो ये दुनिया को दिखाता है कि इन सुदूर द्वीपों पर भारत की सैन्य क्षमता कितनी अभेद्य है। कूटनीतिक भाषा में बहुत ही स्पष्ट शक्ति प्रदर्शन है ये। अब तटीय सुरक्षा से तटीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 11। 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे यानी SCOR 1 जून 2026 से शुरुआत। मुख्यालय विशाखापत्तनम। गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन। 184 करोड़ का व्यय। माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स। ये भारत के पूर्वी तट के लिए बहुत जरूरी था। पर कैसे? एक नया ऑफिस खुलने से मालगाड़ियां जल्दी कैसे पहुंचने लगेंगी? देखिए, रेलवे जैसी विशाल प्रणाली में दक्षता बढ़ाने का तरीका विकेंद्रीकरण ही है। विशाखापत्तनम भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। हाँ, वो तो है। तो अब जब ये तीनों बड़े कृषि और औद्योगिक डिवीजन सीधे विशाखापत्तनम से नियंत्रित होंगे ना, तो मालगाड़ियों की शेड्यूलिंग स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बहुत जल्दी हो सकेगी। मतलब फैसले लेने में लगने वाला समय बचेगा। हाँ, और मालगाड़ियों का टर्न अराउंड समय कम होगा। इससे रेलवे परिचालन की दक्षता काफी बढ़ जाएगी। समय बचेगा तो लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी। बहुत बढ़िया। अब हम पर्यावरण की तरफ चलते हैं, जो अक्सर विकास के नाम पर पीछे छूट जाता है। स्लाइड 12। इकोसाइड 5वां अंतर्राष्ट्रीय अपराध। पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, इकोसाइड। ICC रोम स्टैट्यूट में 5वां अपराध प्रस्तावित। मानव केंद्रित से पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण। वियतनाम युद्ध का एजेंट ऑरेंज। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। नरसंहार या युद्ध अपराधों को साबित करना आसान है, क्योंकि वहां इंसान पीड़ित होते हैं। लेकिन इंसान द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अपराध साबित करना जटिल नहीं होगा क्या? इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कानून के नजरिए में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, जहां पहली बार पर्यावरण को केंद्र में रखा जा रहा है। अच्छा, ये साधारण पेड़ काटने की बात नहीं कर रहा है। इसमें नुकसान का गंभीर, व्यापक और दीर्घकालिक होना जरूरी है। जैसे स्लाइड में वियतनाम युद्ध के एजेंट ऑरेंज का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, जिसने सिर्फ जंगल ही तबाह नहीं किए, बल्कि पीढ़ियों तक मिट्टी और पानी को जहरीला कर दिया था। अब प्रकृति खुद एक पीड़ित के रूप में अदालत में खड़ी हो सकेगी। रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव है ये। अगली स्लाइड भी पर्यावरण से ही है। स्लाइड 16। वैश्विक विद्युत उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव। जीवाश्म ईंधन 36% से गिरकर 33%।
चीन में स्वच्छ ऊर्जा में 15% वृद्धि, भारत में ग्रिड सुधार और बैटरी से 3.5% की गिरावट। भारत का 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य। भारत में जो ये 3.5% की गिरावट आई है ना, इसका श्रेय मुख्य रूप से बैटरी स्टोरेज और ग्रिड सुधारों को जाता है। पर यह मुमकिन कैसे हुआ? सौर ऊर्जा तो हम काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि दिन में तो सौर ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन शाम को मांग बढ़ने पर कोयला जलाना ही पड़ता था, क्योंकि स्टोर करने का तरीका नहीं था। हाँ बिल्कुल। अब बैटरियों के बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण वो ऊर्जा स्टोर हो जाती है और इसी वजह से हम कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर पाए हैं। तकनीक का बहुत ही शानदार उपयोग है, लेकिन मौसम का असर अर्थव्यवस्था पर कितना सीधा पड़ता है ये अगली स्लाइड में दिखता है। स्लाइड 8, समुद्री मछली उत्पादन रिपोर्ट 2026, CMFRI। तमिलनाडु नंबर 1 35.7 लाख टन, खराब मौसम के कारण गुजरात नंबर 2 और केरल नंबर 3। आगे है कर्नाटक में सबसे अधिक वृद्धि। शीर्ष प्रजातियां इंडियन मैकरल, सेफलोपोड्स, ऑयल सार्डिन। वैज्ञानिक कारण अपवेलिंग और न्यूट्रिएंट्स। यहां सबसे रोचक बात यह है कि मौसम ने पूरी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग ही बदल दी। हाँ, इसे हम इकोसाइड वाली चर्चा से जोड़कर देख सकते हैं कि कैसे खराब मौसम या चक्रवात सीधे तौर पर मछली उत्पादन और तटीय आजीविका को प्रभावित करते हैं। पर चक्रवात आने से मछलियां समुद्र से गायब थोड़ी हो जाती हैं। गायब नहीं होती, वे अपना स्थान बदल लेती हैं। स्लाइड में अपवेलिंग का जिक्र है ना। सामान्य तौर पर समुद्र का गहरा पोषक पानी सतह पर आता है, जिससे प्लवक पनपते हैं और मछलियों को भोजन मिलता है। अच्छा। लेकिन लगातार चक्रवातों के कारण ये प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो जाती है, तो मछलियां भोजन की तलाश में गुजरात और केरल के पारंपरिक तट छोड़कर कर्नाटक की तरफ पलायन कर गईं। ओहो, मतलब मौसम बिगड़ा और पूरा का पूरा व्यापार ही शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। ये तो काफी आंखें खोलने वाली बात है। चलिए, अर्थव्यवस्था की बात निकली है तो तकनीक और वित्त की दुनिया में चलते हैं। स्लाइड 15, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी EGR, NSE द्वारा लॉन्च। सेबी तिजोरियों में रखे भौतिक सोने का डिजिटल प्रमाण पत्र, डीमैट खाते में सुविधा, चोरी का जोखिम नहीं, लिक्विडिटी। ये पारंपरिक निवेश यानी सोने और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन संगम है। अगर मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूं तो ये अपनी सोने की तिजोरी को क्लाउड में रखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। भौतिक सोने को घर में रखने का तनाव अब खत्म। देश की सुरक्षित तिजोरी में असल सोना रखा है और आपके पास उसका डिजिटल प्रमाण है। और इसे खरीदना बेचना भी आसान है। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। इसे शेयर बाजार की तरह एक क्लिक में बेचा जा सकता है। सुनार के पास जाने की जरूरत ही नहीं। ये तो बहुत सुविधाजनक है। सुविधा की बात करते हैं अगली स्लाइड में। स्लाइड 13, नेट बैंकिंग का आधुनिकीकरण, NPCI और जसपे का नया स्विच और SDK। रीडायरेक्शन लूप समाप्त। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, फेस ID या फिंगरप्रिंट, BPPS विफलता में कमी। ये तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाँ, क्योंकि पासवर्ड याद रखना और फिर पेमेंट के समय बैंक के पेज पर जाने का जो झंझट था वो बहुत थकाऊ होता था। बिल्कुल। और उसी बीच नेटवर्क चला गया तो ट्रांजैक्शन फेल। अब ये नया सिस्टम इस रीडायरेक्शन लूप को ही खत्म कर देगा। मतलब हमें बैंक की वेबसाइट पर भेजा ही नहीं जाएगा? नहीं, सब कुछ उसी शॉपिंग ऐप के बैकग्राउंड में सुरक्षित तरीके से होगा। बस फिंगरप्रिंट लगाया और पेमेंट हो गई। इससे बैंकिंग बहुत ही निर्बाध यानी फ्रिक्शनलेस हो जाएगी। क्या बात है। अब विनिर्माण क्षेत्र की एक बड़ी नीति पर आते हैं। स्लाइड 14, सीमावर्ती देशों के लिए FDI नियमों में ढील। फेमा के तहत 10% चीनी निवेश को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी। 2020 का पुराना नियम, घरेलू विनिर्माण को गति देना। ये एक बहुत ही रणनीतिक बदलाव है। हाँ, हमें यहां बिना किसी पक्ष के इस पर विचार करना होगा। 2020 के सख्त नियमों के बाद ये ढील क्यों दी जा रही है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये बदलाव निवेश की आवश्यकता और नियंत्रण के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। वो कैसे? भारत खुद को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना चाहता है, जिसके लिए विदेशी पूंजी और तकनीक की जरूरत है। ये जो 10% की सीमा है ना, इसे नॉन कंट्रोलिंग स्टेक कहते हैं। मतलब विदेशी कंपनी निवेश तो करेगी, लेकिन नियंत्रण भारतीय संस्थापकों का ही रहेगा। बिल्कुल, ताकि घरेलू विनिर्माण को गति मिल सके बिना अपनी कमान खोए। ये एक व्यावहारिक कदम लगता है। विनिर्माण को मजबूती देने वाली एक और खबर है। स्लाइड 10, कपास उत्पादकता मिशन फॉर कॉटन, 5,659 करोड़ का आवंटन। कृषि और कपड़ा मंत्रालय, 2031 तक 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लक्ष्य। 5F विजन, कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। ये मिशन दिखाता है कि कैसे वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन किया जाता है। ये 5F विजन क्या है? फार्म से फॉरेन, मतलब खेत से निकलने वाला रेशा हमारे ही कारखानों में धागा बनेगा, फिर हमारे ही डिजाइनर उसका फैशन तैयार करेंगे और तब वो अंतिम उत्पाद बनके विदेश जाएगा। ओहो,
मतलब कच्चे माल से लेकर अंतिम कपड़े तक हर चरण पर मुनाफा देश के अंदर ही रहेगा। हाँ, और जो कस्तूरी कॉटन भारत की ब्रांडिंग है, वो भारतीय कपास को दुनिया भर में एक प्रीमियम ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की बेहतरीन पहल है। सच में खेत से फैशन तक का ये सफर बहुत शानदार है। अब आज के अंतिम और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। स्लाइड 9, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK 2.0, स्वास्थ्य मंत्रालय, 0 से 18 वर्ष, 4D फ्रेमवर्क, नई जांचें, NCDs, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार संबंधी चिंताएं, आशा वर्कर्स, डिजिटल हेल्थ कार्ड। बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ना एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। मेरा भी यही सवाल था, बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ना कितना बड़ा कदम है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये दर्शाता है कि हमारा स्वास्थ्य ढांचा अब सिर्फ शारीरिक बीमारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर केंद्रित हो रहा है। आज के डिजिटल युग में व्यवहार संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। और ये जो आशा वर्कर्स द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, यह एक रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है। मान लीजिए किसी गांव में बच्चे को इलाज की जरूरत है, तो डिजिटल कार्ड के जरिए डेटा सीधा केंद्रीय सिस्टम में जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। डेटा संचालित स्वास्थ्य सेवा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अपनी आखिरी स्लाइड पर लेते हैं। स्लाइड 17, स्पेस टेक पुरस्कार और प्रमुख नियुक्तियां। पिक्सेल और USNRO अनुबंध, पुलित्जर पुरस्कार 2026, आनंद RK और सुपर्णा शर्मा, ट्रैप्ड। नियुक्तियां, कुमार मंगलम बिड़ला VI, प्रसून जोशी प्रसार भारती और CBFC, R बालासुब्रमण्यम और जोरमन न्याय नीति आयोग। यह अंतिम तथ्य हमारी आज की चर्चा को बहुत अच्छे से समेटता है। हाँ, यह दिखाता है कि कैसे भारत के टैलेंट को अंतरिक्ष से लेकर पत्रकारिता और शीर्ष संस्थाओं में मान्यता मिल रही है। सही बात है। तो आज हमने राष्ट्रगीत के सम्मान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय इकोसाइड कानूनों, डिजिटल बैंकिंग और स्वास्थ्य नीतियों तक का एक बहुत ही शानदार गहन विश्लेषण किया। बिल्कुल। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।